नमस्कार, मैं दीपक राणा। राम और राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी पर तो अब लगातार प्रश्न उठ ही रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि शहजादे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मंशा रखते थे। यह बात कांग्रेस के ही एक पूर्व नेता ने कही है। पीएम ने इसे खतरनाक मंशा बताते हुए कहा कि उनके पिताजी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राधिका खेड़ा ने पार्टी से इसी शिकायत के साथ इस्तीफा दिया था कि राम मंदिर जाने के कारण वरिष्ठ नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब स्पष्ट है कि चुनाव के आने वाले चरणों में भी यह मुद्दा गरमा सकता है। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच दैनिक जागरण से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के साथ ही जनता के बीच जा रही है। जनता भी महसूस करती है कि पिछले 10 वर्षों में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। दैनिक जागरण ने जब राम मंदिर के राजनीतिक प्रभाव पर प्रश्न पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। आम जन का भी राम से जुड़ाव अलग स्तर पर है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक पूर्व सलाहकार ने कहा है कि शहजादे ने राम मंदिर के फैसले को पलटने की कोशिश की थी। ध्यान रहे कि प्रमोद कृष्णन ने यह आरोप लगाया है, जो पहले से कांग्रेस में थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के सोच और कार्यशैली के बीच विभेद करते हुए कहा कि कांग्रेस का सोच हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का रहा है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब कांग्रेस काल में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2014 में अपना आखिरी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2043 तक भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ले जाएंगे। हमने यह लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ही रख दिया, यानी इनके लक्ष्य से भी करीब 15 साल पहले। इससे आपको दोनों के लक्ष्य निर्धारण और महत्वाकांक्षा में अंतर पता चल जाएगा। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे वादों को खोखला बताते हुए मोदी जी ने कहा कि इसीलिए उनकी ओर से वोट बैंक की राजनीति की जाती रही है। लोग यह समझ रहे हैं क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। धारणा है कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, लेकिन मोदी का मानना है कि जब हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है तो इसमें सबका प्रयास जरूर होगा, सबका वोट जरूर होगा। लोकसभा की 1/3 से ज़्यादा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लक्ष्य को लेकर अटकलों का दौर गर्म है।
और चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान विकास के मुद्दे पर ही केंद्रित है। 10 वर्ष के कार्यकाल में सरकारी जमीन तक पहुंची और घोषणा पत्र में अगले 5 वर्ष का रोड मैप है, जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा। लेकिन इस कर्तव्य को भी नहीं छोड़ा जा सकता कि विपक्ष की संविधान विरोधी बातों का पर्दाफाश किया जाए। थोड़े चिंतित स्वर में दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। यही मोदी कह रहे हैं। यह तो बाबा साहब और अन्य संविधान निर्माताओं के विचार से आया था। कांग्रेस और विपक्षी दल हर मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं और हम चीज़ों को स्पष्ट करते जा रहे हैं। ध्रुवीकरण वह कर रहे हैं, हम सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट में कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता देख चुकी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रचंड बहुमत के बाद भी हमने कैसे सरकार चुराई। हमारा मूल्यांकन तो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा और होना भी चाहिए। जो दैनिक जागरण से मोदी जी का इंटरव्यू हुआ है, बातचीत हुई है, उनके कुछ अंश इस तरह है। दैनिक जागरण से का प्रश्न था कि यह चुनाव 400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ। यह कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिया गया लक्ष्य था या फिर आपका विश्वास है कि इतनी तो सीटें जीतेंगे ही। अब तक के मतदान के बाद मोदी जी, आप भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हैं? इस प्रश्न के उत्तर पर मोदी जी का कहना है कि देखिए, 400 का पार का नारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, यह भारत की जनता की आवाज़ है। इसके साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। दशकों से भारत के लोगों के मन में यह भावना थी कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए। हमने तो देश की भावना के अनुरूप ही काम किया है। जब हमने इसे हटाया तो जनता ने तय किया कि जिस पार्टी ने यह काम किया है उसे वह 370 सीटें देंगे। चुनाव की घोषणा के बाद से मैं कई रैलियां और रोड शो कर चुका हूं। मैं जहां भी गया मैंने प्यार, स्नेह और समर्थन का भूतपूर्व प्रदर्शन देखा है। एक प्रकार से यह चुनाव जनता लड़ रही है, सुशासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रही है। शायद यह पहली बार हो रहा है कि किसी सरकार की तीसरी पारी को लेकर जनता में इतना उत्साह है। 2 चरणों के मतदान के बाद विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। विपक्ष पहले चरण में पस्त था और दूसरे चरण तक आते आते ध्वस्त हो गया। आप जो इनका बर्ताव और झल्लाहट देख रहे हैं, यह इसी का नतीजा है। ऐसा मोदी जी ने दैनिक जागरण के प्रश्न पर उत्तर दिया। फिर एक प्रश्न था दैनिक जागरण का कि हर चरण के साथ चुनाव का मुद्दा बदल रहा है, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा हावी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चुनाव विकास के मुद्दे से भटक गया है? मोदी जी का जवाब था कि चुनाव का मुद्दा पहले दिन से विकसित भारत ही है। हम लोगों के बीच जाकर उन्हें विकसित भारत का अपना
विजन बता रहे हैं। जो काम हमने किए हैं वह बता रहे हैं। हमारे पास अब 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगले 25 वर्षों का विजन है, आने वाले 5 साल का रोड मैप है, तो पहले 100 दिन का प्लान है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास ना तो काम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और ना ही कोई विजन है। वह विभाजन की राजनीति और बांटने वाले विचार सामने लेकर आ रही है। इनहेरिटेंस टैक्स अर्थात विरासत कर, संपत्ति कर का बंटवारा और एक्सरे के नाम पर घर घर छापा मारने जैसे विचार रखे जा रहे हैं। ऐसे विकृत विचार जब सामने लाए जा रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि जनता को हम इनके बारे में आगाह करें और यह भी बताएं कि ये विचार कितने खतरनाक हो सकते हैं। कांग्रेस को मैंने 3 चुनौतियां दी है, ऐसा मोदी जी ने कहा। आज कांग्रेस और सहयोगी जवाब दे कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान नहीं बदलेंगे। वे जवाब दें कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांटेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है कि कांग्रेस लिखकर दे कि जहां भी उनकी सरकार है वहां OBC का कोटा कम करके धर्म के आधार पर मुसलमानों का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा एजेंडा हमेशा से ही विकास का रहा है। हमारे संकल्प पत्र में बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है जिसको हम बार बार दोहराते हैं। दैनिक जागरण का एक अगला प्रश्न यह भी था कि मोदी जी, कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। आप भी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रहे हैं। क्या जनता कंफ्यूज नहीं हो रही? भारत का संविधान हमारे लिए पूजनीय है, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कहा कि एक देश, एक विधान और एक संविधान तो हमारी पार्टी और सरकार की मूल भावना में है। हमारी सरकार ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने संविधान लागू होने के 60 वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। मैंने यह बात कई अवसरों पर कही है कि संविधान की वजह से ही आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। विपक्ष के जो आरोप है उनका मूल्यांकन हमारे कार्य, हमारे काम के आधार पर होना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। कांग्रेस ने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। 70 वर्षों तक कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। इमरजेंसी लागू करके भारत के लोकतंत्र पर हमला किया। शाहबानो के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून लेकर आए। SC, ST आरक्षण के खिलाफ नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक से पहले ये लोग मंडल कमीशन के सुझावों को लागू करने से बचते रहे। वर्ष 1990 के बाद इनकी सरकार ने कई बार धर्म के आधार पर आरक्षण में सेंधमारी की कोशिश की है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश की, पर कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।
अब वही काम वे कर्नाटक में कर रहे हैं। कांग्रेस ने SC, ST, OBC के आरक्षण में से कोटा अपने वोट बैंक को देना तय किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है, यानी कि SC, ST और पिछड़ों का जो कोटा है उसी में से मुस्लिम तबके को आरक्षण देना कांग्रेस ने तय किया था। यह मीडिया का काम है कि जनता को पार्टियों के काम के बारे में बताएं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताएं, जिससे जनता कंफ्यूज ना हो। मोदी गारंटी दे रहा है कि SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उसमें रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी ने कहा। दैनिक जागरण का एक प्रश्न और था कि कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तुष्टीकरण हो वोट के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो क्या अब दोनों तरफ से ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है? मोदी जी ने इसके जवाब में कहा कि इसे अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यह मोदी का विचार नहीं है, यह बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संविधान बनाने वाले जो महान लोग थे उनकी ही चर्चा से निकला हुआ यह संविधान है। हम जब कांग्रेस और उनके सहयोगियों के काम के बारे में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं तो इससे ध्रुवीकरण नहीं होता है। यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस को एक्सपोज करें, जनता के सामने उनकी सच्चाई लाएं। ध्रुवीकरण किसकी नीति है यह देश अच्छी तरह जानता समझता है। सच्चर कमीशन किसने बनाया था? किसने देश में आर्मी के हेड काउंट की बात की थी? आप लोग सोच सकते हैं कि कोई पार्टी व उसकी सरकार कैसे देश की सेना में धार्मिक भेदभाव की बात करके उसमें हेड काउंट की बात कर सकती है। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी का कम्युनल एजेंडा सामने आ चुका है और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। देश को बांटने, तोड़ने और कमज़ोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आप किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं तो इस विचार से हमारा विरोध है। मोदी जी ने कहा कि हमारा मॉडल है कि देश में हम सबकी मदद करेंगे, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के मदद करेंगे। आज PM आवास योजना में घर मिलते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग को मिलते हैं, बिना भेदभाव के मिलते हैं। आज उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो सबको मिलता है। आज नल से जल मिलता है तो हर वर्ग को मिलता है। इसी में किसी के हक का किसी को नहीं मिलता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। दैनिक जागरण का अगला प्रश्न था कि आपकी सरकार की कई योजनाएं ऐसी है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। दावा है कि पिछली सरकारों के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर भी क्या कारण है कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर ही दिखता है? मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए देश के सभी नागरिक, सभी वर्ग एक समान है, बराबर है। हम सभी के लिए काम करते हैं। हमारा विरोध तुष्टीकरण से है।
बाकी हमारा तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम देश के नागरिकों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। जहाँ पर वोट का सवाल है, हमने 2014 में रिकॉर्ड सीटें जीती। 2019 के चुनाव में हमारी सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत बढ़ गए। 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि हमारा मत प्रतिशत और वोट और सीटें भी पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। अब जब किसी राजनीतिक पार्टी का लोकसभा चुनाव में इतना वोट शेयर और सीट शेयर बढ़ता है तो ये समाज के सभी वर्गों, सभी पंथों के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। मोदी जी ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज का भी वोट और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा है। हमने 3 तलाक को ख़त्म किया है। इससे सिर्फ मुस्लिम माताओं बहनों को ही सुरक्षा नहीं मिली बल्कि उनके परिवार को भी बड़ी राहत मिली है। हज यात्रा में वीवीआईपी व्यवस्था के नाम पर जो घालमेल होता था, हमारी सरकार ने उसे भी ख़त्म कर दिया है। हमने बिना महरम हज यात्रा की व्यवस्था बनाई है। हमारी योजनाएं धर्म आधारित नहीं होती। पिछले 10 वर्षों में हमारी योजनाओं ने मुस्लिम समाज के लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से बदला है। इस बात को मुस्लिम भी महसूस करते हैं। दैनिक जागरण जी का एक प्रश्न था कि आपका मानना है कि सरकार को जितना बड़ा जनादेश देश उतना मजबूत। दूसरी अवधारणा है कि विपक्ष जितना मजबूत, लोकतंत्र उतना ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुत बड़ा जनादेश हासिल करती है तो लोकतंत्र की मजबूती का विमर्श कैसे बदलेगा। मोदी जी ने कहा कि भारत ने पिछले 10 साल में देखा है कि एक स्थिर और मजबूत सरकार के क्या फ़ायदे होते हैं। आज इसी वजह से भारत को देखने का दुनिया का तरीका भी बदल गया है। दुनिया भारत को एक नए नज़रिए से देख रही है। उनको भी दिख रहा है कि यह एक मजबूत सरकार है और यदि सरकार मजबूत है तो भारत भी मजबूत है। विपक्ष को मजबूत और प्रभावशाली होने के लिए संख्या की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए नीयत की जरूरत होती है। जब 1984 में हमारे सांसदों की संख्या सिर्फ 2 थी, तब भी हम प्रभावशाली थे। जब 1991 में हमारी संख्या करीब 120 हुई, तब भी हम प्रभावशाली विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन आज देश में जो पार्टियां विपक्ष में है, उनकी सक्रिय और रचनात्मक विपक्ष के तौर पर काम करने की मंशा ही नहीं है। उनकी सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए देश के हित को ताक पर रख देना, यही इनकी नियति है। आखिर यह कैसी नीति है? मोदी देश के लिए जीता है, कांग्रेस परिवार के लिए जी रही है। मजबूत विपक्ष बनने के लिए पहले इन्हें अपनी नीति और नीयत बदलनी होगी। देश प्रथम का सोच रखना होगा। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के जाल से विपक्ष को निकलना होगा। सूरत दैनिक जागरण का प्रश्न था कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गया। इंदौर में अंतिम मौके पर कांग्रेस का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है। ऐसी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं?
मोदी जी का जवाब था कि हर पार्टी को अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। अब कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देती है जो अपनी हार देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? कांग्रेस और विपक्ष को यह मंथन करना चाहिए कि आज यह स्थिति क्यों है, जो उन्हें ढूंढने में सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जानती है कि कांग्रेस की बातें फर्जी है, वादे फर्जी है। विपक्ष के नेता जब झूठे वादे लेकर जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें सवालों का सामना करना पड़ता है। उनके कार्यकर्ताओं के लिए अपने नेताओं का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। रोजगार को लेकर भी विपक्ष नए नए आंकड़े दे रहा है। यह दैनिक जागरण का सवाल था कि कांग्रेस ने अप्रेंटिस के दौरान युवाओं को 1 लाख रुपए और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की भी बात की है। ऐसे लुभावने वादों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी घबराहट तो होगी ही। मोदी जी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो वादे हैं उनकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं होती है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए बोलने की ही बातें होती है। कांग्रेस पार्टी को खुद भी पता है कि यह देश में कभी अब सत्ता में नहीं आने वाली है। जहां वह सत्ता में है वहां भी ऐसे ही झूठे वादों और भुला दिए गए वादों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। रही रोजगार की बात, तो हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं और ऐसे सेक्टर को खोल रहे हैं जिनसे युवाओं के लिए मौक़ों की कोई कमी ना हो। उन्हें नए सेक्टर्स के अवसर मिलें। पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है। हमने रोजगार मेले से पब्लिक सेक्टर में लाखों नौकरियां दी है। आज श्रम बल और भागीदारी पर 49.9% से बढ़कर 57.9% हो चुकी है। भागीदारी दर और बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है। EPFO ने 2017 से 2024 के बीच 7 करोड़ से अधिक नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। अब स्पेस सेक्टर, ड्रोन जैसे कई नए सेक्टर खुल गए हैं। इसमें युवाओं को इनमें काम करने का, रोजगार पाने का अवसर मिल रहा है। ये सेक्टर्स पहले मौजूद नहीं थे। दैनिक जागरण ने अगला सवाल किया कि कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी नौकरी और राजद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार की बात कही गई है। क्या आपको लगता है कि विकास के साथ सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ने वाले हैं? मोदी जी ने कहा, देखिए, जब किसी को पता होता है कि उसके कहने का कोई भी मतलब नहीं है तो वह कुछ भी बोलता है। ऐसे लोग जानबूझकर कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं जिसका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है, लेकिन अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमारे पास इनके लिए एक पूरा रोड मैप है कि कैसे हम देश में निवेश लाएंगे। हम देश को उत्पादन का हब बनाएंगे। इससे रोजगार ही तो बढ़ेंगे। सब रोजगार की जो क्रांति देश में चल रही है
उसी गति देने को हमने मुद्रा लोन की सीमा को 2 गुना कर 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की योजना बनाई है। हम ग्रामीण उद्योग को बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग भारत आधारित ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने, निर्यात बढ़ाने की बात अपने संकल्प पत्र में कर चुके हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, हर तरह की नौकरियों के अवसर बढ़ते जाएंगे, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या स्टार्टअप हो या उद्यम हो। दैनिक जागरण का अगला सवाल था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फोकस दक्षिण पर है। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना क्या आपकी अपेक्षा पर खरे उतर रहे हैं? मोदी जी का उत्तर था कि इस बार तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे वह सबको चौंका देंगे। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी रहेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके दलों में दूसरे दलों में अंतर बहुत बड़ा होगा। दैनिक जागरण ने प्रश्न पूछा कि राम मंदिर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण में बार बार आता है। अब राम मंदिर बन चुका है, करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि राजनीति में इसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है? मोदी जी ने कहा कि हम राम मंदिर हमारे लिए भावना और आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प राष्ट्र का था। बीते 10 वर्षों में हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, समेटने की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। मैं अभी कल रविवार को ही राम मंदिर के दर्शन करके आया हूँ। मैं अभी भी भाव विभोर हूँ। राम मंदिर से लोगों का जुड़ाव बहुत ही अलग स्तर पर है। राम मंदिर का प्रभाव जन जन में ना कम हुआ है ना हो सकता है। राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था का स्तर बहुत ही बड़ा है और यह आस्था आने वाले लंबे समय तक ऐसे ही रहने वाली है। वहीं कांग्रेस को देख लीजिए कि लोगों के जनमन से जुड़ा इतना बड़ा काम देश में हुआ और कांग्रेस के लोग वहां गए भी नहीं। कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उसके मंदिर को लेकर क्या क्या कहा और क्या क्या किया, ये सब जानते हैं। इन्हें प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण मिला, पर ये लोग अपने वोट बैंक के डर से वहां नहीं गए। कांग्रेस के एक पूर्व नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने एक बात कही है, वह बहुत ही बेहद खतरनाक इशारा कर रही है और वह उस परिवार के सलाहकार भी रह चुके हैं। वह बता रहे हैं कि शहजादे ने राम मंदिर पर फैसले को पलटने की मंशा जताई थी। उनके पिताजी शाह बानो केस में ऐसा कर चुके हैं। उसी तरह वे कोर्ट का फैसला फिर पलटने की तैयारी में है। उन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। दैनिक जागरण ने मोदी जी से पूछा कि आपकी सरकार बार बार तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रधानमंत्री कोई भी बने यह तो होगा ही। आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने दैनिक जागरण से कहा कि यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए मैं आपको 2 बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। पहला, जब पी चिदंबरम 2014 में अपनी सरकार का आखिरी बजट
प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने यह लक्ष्य रखा था कि हम 2043 तक भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 तक ले जाएंगे। जब हमने टारगेट रखा है तो हमने लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल के लिए रखा है, यानी इनके टारगेट से करीब 15 साल पहले। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और IMF के हिसाब से हम अगले वर्ष दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्यों को देखकर आपको दोनों के लक्ष्य निर्धारण और महत्वाकांक्षा का अंतर पता चल जाएगा। मोदी जी ने कहा कि दूसरा उदाहरण है डिजिटल पेमेंट। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो ये लोग हमारी आलोचना करते थे कि देश के गांवों में कोई इंटरनेट नहीं है। देश के लोगों को अनपढ़ बताकर उनको छोटा करके आंका था। आज स्थिति यह है कि दुनिया के डिजिटल पेमेंट का 46% यानी करीब आधा हिस्सा भारत के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के अप्रोच का यही अंतर है, मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कहा कि इनका मानना है कि अगर बिना कुछ किए ही हमारे ये सारे लक्ष्य संभव है तो भारत के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देश आज कहाँ पहुँच गए हैं। अगर इन्होंने इस सोच को छोड़कर कुछ ज़्यादा मेहनत की होती तो भारत आज उन देशों के साथ खड़ा होता। आज भारत भी बहुत आगे पहुंच चुका होता। शायद इसी सोच ने कांग्रेस को कुछ ना करने के लिए ही प्रेरित किया, क्योंकि कांग्रेस को लगता है सब अपने आप हो जाएगा। इनकी सोच रहती तो भारत कभी विकसित देश बनने का संकल्प नहीं लेता। लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत देखे, उसका अनुभव करे, उसका लाभ ले। दैनिक जागरण का फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2019 में पहली बार विदेश नीति भी घरेलू राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई थी। आपको क्या लगता है, विदेश नीति से जनता के हित सीधे तौर पर सधते हैं? मोदी जी ने का उत्तर था कि मैं तो मानता हूं कि अगर विदेश नीति घरेलू राजनीति का मुद्दा बन जाए तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हमारे लोग कितने जागरूक हैं। वे जानना चाहते हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। वे देश की विदेश नीति को लेकर कितनी रुचि ले रहे हैं। वे दुनिया में भारत के बढ़ते कद, मान प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मैं आपको 2014 में ले जाना चाहता हूं। उस समय यही लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक राज्य का मुख्यमंत्री है, उसे विदेश नीति नहीं आती है। और आज देखिए कितना बड़ा फर्क आ चुका है। विदेश नीति को हम प्रोटोकॉल की दुनिया से बाहर लेकर आए हैं, जन के जीवन में ले आए हैं। आप G20 समिट देखिए। G20 में इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती थी, इसमें भारत के करोड़ों लोग जुड़े। आज दुनिया में कहीं भी संकट की स्थिति आती है तो हमारी सरकार प्रोएक्टिव होकर भारत के लोगों को बाहर निकालती है, उन्हें हम सही सलामत वापस लाते हैं। लोग देखते हैं कि यह हमारी विदेश नीति की सफलता है कि भारत के साथ पूरी दुनिया में भारतीय लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है। और पहले ऐसे नहीं था, अर्थात 2014 से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था।
आप देखिए कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम देशों के सर्वोच्च पुरस्कार सबसे ज़्यादा मुझे मिले हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि ये भारत का सम्मान हो रहा है। दशकों से हमारी सांस्कृतिक विरासत वाली मूर्तियाँ, शिल्प विदेश में पड़े थे। किसी ने उन्हें भारत वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। पर जब हमारे देशों से संबंध सुधरते हैं तो वे सारी चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में वापस लौट रही है। यही मूर्तियां हमारे मंदिरों में स्थापित हो रही है। लोग ये देख रहे हैं कि इससे हमारा गौरव बढ़ रहा है। आज हम जब किसी देश के साथ कोई डील करते हैं तो हमें बेहतर टेक्नोलॉजी मिलती है, बेहतर ट्रेड डील होती है। इससे हमारे देशवासियों का फ़ायदा होता है, देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होता है। ये सारी चीज़ें लोगों को सीधा प्रभावित करती है, जिसके कारण लोगों में विदेश नीति का महत्व बढ़ा है। दैनिक जागरण का अगला प्रश्न था कि आपने हाल में पाकिस्तान और कांग्रेस को एक साथ खड़ा कर दिया। आपने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और पाकिस्तान भी कमज़ोर हो रहा है। इसका आधार क्या है? मोदी जी ने जवाब में कहा कि इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तथ्यों पर आधारित ना हो। चुनाव शुरू होने के बाद से जो कुछ हुआ है उस पर गौर करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं? ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान ने ऐसे समय पर राहुल गांधी को भारतीय चुनावों के बारे में बयान दिए हैं जब ज़मीनी स्तर पर फीडबैक भाजपा के पक्ष में है? जो लोग भारत को तरक्की नहीं चाहते वे देश में मजबूत सरकार नहीं बल्कि कमज़ोर सरकार चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि लोगों को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मोदी की नीतियां पाकिस्तान के अनुकूल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि अब देश में वह सरकार नहीं है जो आतंकी आकाओं को डोजियर देती थी। अब हम आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। मोदी की नीतियां यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत और उसके लोग और उसके हित सुरक्षित रहें। मोदी की नीति नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि आप कांग्रेस के नेताओं के बयान देखिए, उनके काम देखिए। वे कई बार देश के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोल चुके हैं। मैं तो बस जनता के बीच यह बात सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान और कांग्रेस का ये रिश्ता आखिर है क्या। प्रधानमंत्री के रूप में आपके 2 कार्यकाल हुए। दैनिक जागरण ने प्रश्न पूछा, आप खुद से कितने संतुष्ट हैं? ऐसा कोई विषय जो आपको लगता है कि इसी कार्यकाल में पूरा हो जाना चाहिए था? मोदी जी ने प्रश्न का जवाब में कहा कि देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला चुके हैं। जो गरीब थे, जिनका सरकार से सिस्टम से विश्वास उठ गया था, हमने उनका भरोसा जीता है। पहले तो यही सोच थी कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ही रहने वाला है, गरीब की कोई नहीं सुनेगा, इसलिए में बदलाव हुआ है। आज सिस्टम ज़्यादा जवाबदेह है। गरीब को बिना किसी बिचौलिए, किसी भ्रष्टाचार के सारी सुविधा मिल रही है। उसे घर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है,
सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब की आकांक्षाएं सरकार समझ रही है। देश की सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति गरीब निर्धन तबके का विश्वास बढ़ा है, तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जब गरीब को सुविधाएं मिली है तो वह बेहतर ढंग से गरीबी से लड़ पा रहा है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक संतुष्ट होने की बात है, तो मैं संतुष्टि में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए नया लक्ष्य बनाता हूँ और प्रयास करता हूँ। एक तरह से संतुष्ट ना होना मुझे ताकत देता है, जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा काम कर सकूँ। यह दैनिक जागरण से मोदी जी की बातचीत आज मंगलवार को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, जिसमें हर विषय पर मोदी जी ने जो प्रश्न थे, जो लोगों की, जनता के मन में उठते थे, उन सभी का जवाब दिया। इसीलिए डायरेक्ट उनकी बातचीत का अंश मैंने इस वीडियो में डाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।